नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अपने +1 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और अपने कुछ जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने वाले हैं। जड़त्व आघूर्ण, हम लोग जड़त्व आघूर्ण के बारे में पढ़ रहे थे और अब अपने कुछ आकृतियाँ लेंगे और उन आकृतियों का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे अलग अलग पोजीशन पर। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब अपने जड़त्व आघूर्ण की बात करते हैं तो जड़त्व आघूर्ण जो है वो निर्भर करता है जो आपका घूर्णन अक्ष है उससे दूरी पर, यानी आपका जो द्रव्यमान है वो घूर्णन अक्ष से कितनी दूरी पर है, इस बात पर भी डिपेंड करता है आपका जड़त्व आघूर्ण। तो यदि हम लोग क्या करें, घूर्णन अक्ष को बदल दें तो घूर्णन अक्ष को बदलने पर भी क्या होगा, जड़त्व आघूर्ण का मान बदल जाएगा। आज सबसे पहले हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है वर्ताकार वलय या वृत्ताकार वलय, यानी रिंग, इंग्लिश में रिंग कहते हैं, रिंग का जड़त्व आघूर्ण। वर्ताकार वलय या रिंग का जड़त्व आघूर्ण। और ये जड़त्व आघूर्ण हम लोग अलग अलग पोजीशन पर ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं वलय के केंद्र से गुजरने वाली, सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं वलय के केंद्र से गुजरने वाली, वलय के केंद्र से गुजरने वाली तथा इसके तल के लंबवत अक्ष, तथा इसके तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। तो सबसे पहले जो जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कर रहे हैं वो वलय के लिए कर रहे हैं, और वलय के लिए भी कहाँ कर रहे हैं, वलय के केंद्र से गुजरने वाली तथा वलय के तल के लंबवत जो अक्ष है उसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण हम लोग ज्ञात करें। जैसे इस तरीके से मान लिया अपनी वलय है तो इस वलय के केंद्र से गुजरने वाली और जो तल के लंबवत अक्ष है उसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कर रहे हैं। वलय आपको पता है, जैसे रिंग अपनी होती है, अंगूठी की अपनी जब बात करते हैं तो वलय जो होता है सिर्फ उसकी परिधि जो होती है उस परिधि पर द्रव्यमान होता है, अंदर से क्या होती है, खाली होती है। और जो चक्ति होती है उसमें कंप्लीट क्या होता है, द्रव्यमान होता है। जैसे कोई प्लेट वगैरह अपने पास में हो तो वो तो शक्ति के रूप में होती है, और वलय की जब बात की जाती है तो सिर्फ जो उसकी परिधि होती है उस परिधि पर ही क्या होता है, द्रव्यमान होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे कि हमारे पास में क्या है, एक वलय है जिसका कुल द्रव्यमान कितना है, कैपिटल M है। ये हम लोगों ने क्या किया, यहाँ एक वलय जो है इस वलय की कल्पना कर ली है। मान लिया है कि हमारे पास में ये एक वलय है और वलय का कुल द्रव्यमान कितना है, कैपिटल M है। और वलय की त्रिज्या जो है वो भी मान लेते हैं कितनी है, कैपिटल R है। वलय की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है। और वलय के तल के लंबवत गुजरने वाला ये अक्ष है, वलय के तल के लंबवत ये अक्ष जो है वो गुजर रहा है, और इसी अक्ष के सापेक्ष हम क्या करेंगे, वलय का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे। और वलय का द्रव्यमान कितना है, कैपिटल M है। मान लिया वलय की परिधि जो है इस पर जो द्रव्यमान है वो कितना है, M1 है। ये एक अल्पांश है, और जो ये ZX है इसके परिधि अपने क्या करेंगे, जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले वलय मानिए कि ये हमारे पास में क्या है, एक वलय है, और वलय के अंदर वलय की त्रिज्या मान लिया कैपिटल R है, और वलय का कुल द्रव्यमान मान लिया कितना है, कैपिटल M है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी परिधि पर एक अल्पांश ले रहे हैं। जैसे अपने अल्पांश ले रखा है कितना, M1, तो M1 अल्पांश हम लोगों ने ले लिया है। और जो ZX आपका x है, ZS अक्ष के परिधि अपने को क्या करना है, अक्ष के परिधि जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। ये जो अक्ष है इसके परिधि हम लोगों को क्या करना है, ZX जो है इसके परिधि जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यदि अपने इसके कुल जड़त्व आघूर्ण की बात करें तो इसका कुल जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, कैपिटल I होगा। कुल जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, कैपिटल I होगा। देखिए ये वलय
इस पर एक द्रव्यमान m1 है, तो इसी तरीके के इस पर बहुत सारे द्रव्यमान होंगे। मान लिया m1, m2, m3, m4, m5, इस तरीके से क्या है, इस पर बहुत सारे द्रव्यमान है। और उन सब द्रव्यमानों का आप लोग क्या करोगे, जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करोगे उन सभी कणों का, और उन सभी कणों के जड़त्व आघूर्णों का योग कुल जड़त्व आघूर्ण के क्या होगा, बराबर होगा। जैसे हम लोग सबसे पहले यदि जो m1 द्रव्यमान का कण है उसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करें तो कितना आएगा, m1r² आएगा। दूसरे का करें तो m2r² आएगा, तीसरे का m3r² आएगा। तो इस तरीके से अपने पास में जड़त्व आघूर्ण आएंगे। यहाँ से I और m1 प्लस m2 प्लस m3 और कितना आएगा, r² आएगा। ये देखिए, ये m1, m2, m3 ये पिंड का टोटल द्रव्यमान है, तो ये कितना आ जाएगा, mr² आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मान है ये किसके बराबर है, पिंड के कुल द्रव्यमान के बराबर है। तो इससे अपने को पता चलता है कि जो वलय होती है, इस वलय के केंद्र से गुजरने वाले तथा इस वलय के तल के लंबवत जड़त्व आघूर्ण का मान कितना होता है, I = mr² होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फॉर्मूला जो समीकरण 1 में लिखा हुआ है, फॉर्मूला भी आपको याद रखना है और इसका डेरिवेशन भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि जो तल के लंबवत जड़त्व आघूर्ण होता है वो कितना होता है, I = mr² होता है। आगे बढ़ते हैं, और यदि ये वलय के तल के लंबवत स्पर्श रेखीय अक्ष होता, यदि ये क्या होता, वलय के तल के लंबवत और स्पर्श रेखीय अक्ष होता, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये जो जड़त्व आघूर्ण हम लोगों ने ज्ञात किया है इससे आगे की बात कर रहे हैं। जैसे ये कितना आ गया था, I = mr² आ गया था। और यदि ये क्या होता, अपना अक्ष जो है, सेकंड केस है ये अपना, वलय के तल के लंबवत, वलय के तल के लंबवत तथा स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष यदि अपने को क्या करना होता है, जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करना होता, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता। सबसे पहले आप लोग क्या करते, वलय बनाते, ये वलय के तल के लंबवत है, वलय के तल के लंबवत है अक्ष जो है, और ये वलय की त्रिज्या कैपिटल R है। अब देखिए, वलय के तल के लंबवत, वलय इसके तल के लंबवत, और स्पर्श रेखीय जो है, ये स्पर्श रेखीय इसके समांतर जो आएगा वो क्या आएगा, स्पर्श रेखीय वलय के तल के लंबवत और समांतर स्पर्श रेखीय, इस तरीके से तल के लंबवत और स्पर्श रेखीय अक्ष जो है उसके सापेक्ष आपको क्या करना हो, यदि जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करना हो। तो यहाँ जैसे इसका नाम मैं लिख दूँ AB, तो AB अक्ष के सापेक्ष आपको क्या करना है, जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। याद कीजिए, कल हम लोगों ने जो पढ़ा था समांतर अक्षों की प्रमेय, समांतर अक्षों की प्रमेय क्या बताती है, वलय के जो समांतर अक्ष प्रमेय बताती है वो बताती है किसी समतल पटल के तल के लंबवत जो अक्ष है उसके सापेक्ष यदि अपने को जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना हो, जैसे यहाँ कर रहे हैं, और वहाँ जो अक्ष आपको दिया है वो क्या हो, समांतर हो। यानी कोई आपके पास में अक्ष है जो किसके समांतर है, जो उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के समांतर है, उसके सापेक्ष यदि आपको जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना हो तो उस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण किसके बराबर आएगा, जो आपका समांतर अक्ष है जो कहाँ से गुजर रहा है, वलय के या जो आपका पिंड है उसके केंद्र से होकर के गुजर रहा है, एक तो उसका जड़त्व आघूर्ण लेना है, यानी सेंटर ऑफ मास से जो लाइन गुजर रही है उसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ICM, जो अपने पास में कितना होता है, ICM होता है, और प्लस कितना लेते हैं अपने md² लेते हैं। ये तो फॉर्मूला था जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, IAB = ICM + md² समांतर अक्षों की प्रमेय से। यदि इसे मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ तो ये कितना आ गया, IAB आ गया, ICM इसके सेंटर ऑफ मास से जो लाइन गुजर रही है ये लाइन गुजर रही है, यानी यहाँ क्या आएगा, जो CM लिखा हुआ है इसकी जगह आएगा Z'। इसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कितना है, mr² है, जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ज्ञात किया था। कुल द्रव्यमान वलय का कितना है, कैपिटल M, और इन दोनों अक्षों के मध्य जो दूरी है, लंबवत दूरी, वो कितनी है, r² है। तो IAB का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2mr², कितना, 2mr² आ जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या है, इसका जड़त्व आघूर्ण है, कितना है ये हमारे पास में है 2mr²। तो इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं, इस जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा इसके अंदर अपने यदि देखिए तो वलय के व्यास के सापेक्ष यदि आपको जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना हो,
वलय के व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। तीसरा केस हमारे पास में है इसका, वलय के व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। वलय के व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, यदि वलय के व्यास के सापेक्ष हम लोगों को जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करना हो तो किस तरीके से हम लोग ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले एक वलय मान लेंगे, जैसे ये हमारे पास में क्या है, एक वलय है और ये इसका एक्स एक्स है, ये इसका वाई एक्स है। तो वलय जो है वो कौन से एक्स पर स्थित है, कौन से तल में स्थित है? एक्स वाई तल में स्थित है। और ये इसका लंबवत अक्ष है, जो लंबवत अक्ष है वो कौन सा है? जेड जेड एस है। जेड जेड एस एक्स जो है वो अपने पास में इसका कौन सा तल है? वो लंबवत तल हमारे पास में है। और यदि हम लोगों को क्या करना हो, ये जो आपके पास में व्यास जो इसका है इसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना हो, यहाँ मान लेते हैं एक्स एक्स के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण आई एक्स है और इसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कितना है? आई वाई है। तो जो हमारे पास में जड़त्व आघूर्ण आएगा आई एक्स और आई वाई, ये बराबर आएगा दोनों का जड़त्व आघूर्ण। क्यों? क्योंकि ये वलय एक सममित पिंड है। मान लेते हैं इसका जड़त्व आघूर्ण कितना है? आई डी है। कितना है? आई डी इसका जड़त्व आघूर्ण है, डी का मतलब इसका व्यास। ठीक है, तो आई एक्स बराबर आई वाई किसके बराबर? आई डी के बराबर। क्यों? क्योंकि ये सममित होती है, त्रिज्या जो है वो बराबर है, व्यास भी दोनों के क्या है? बराबर है। यानी दूरी जो है इसके केंद्र से दोनों के लिए क्या है? सभी कणों की समान है, तो इसलिए ये दोनों जड़त्व आघूर्ण क्या आएंगे? बराबर आएंगे। लंबवत अक्षों की प्रमेय क्या बोलती है? आई जेड इक्वल आई एक्स प्लस आई वाई। ये दोनों तल में स्थित होते हैं और ये लंबवत होते हैं। क्या यहाँ ऐसा है? बिल्कुल यहाँ भी ऐसा है। तो आई एक्स और आई वाई की जगह तो आएगा आई डी प्लस आई डी और साथ में कितना? आई जेड। तो ये बन गया 2ID और आई जेड का मान कितना होता है? एम आर स्क्वायर। वलय के तल के लंबवत अक्ष से गुजरने वाले, वलय के केंद्र से और तल के लंबवत गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण होता है एम आर स्क्वायर। तो ID अपना कितना बन गया? ID बन गया एम आर स्क्वायर बटा 2। ठीक है, कितना बन गया? एम आर स्क्वायर बटा 2 बन गया। ये तीसरा फॉर्मूला अपने पास में है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि वलय जो है इस वलय के व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान कितना होता है। तो ये व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान है आई डी इक्वल एम आर स्क्वायर बटा 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चौथे पॉइंट की बात करते हैं। इसमें वलय के तल में स्थित स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष पिंड का जड़त्व आघूर्ण। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले तो वलय के तल में स्थित देखिए, चौथा वलय के तल में स्थित, वलय के तल में स्थित स्पर्श रेखीय अक्ष, वलय के तल में स्थित स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। तो वलय के तल में स्थित स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष यदि हम लोगों को क्या करना हो, जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करना हो, तो किस प्रकार से हम लोग मान ज्ञात करेंगे? सबसे पहले तो अपने वलय मान लेंगे। जैसे ये हमारे पास में क्या है? एक वलय है और तल में स्थित है। ये वाई डैश जो है इसके तल में स्थित है अभी, और ये इसके समांतर लाइन है, ये समांतर लाइन है। ये लंबवत दूरी है, लंबवत दूरी इसकी त्रिज्या के बराबर है। ये इसका केंद्र है, कुल द्रव्यमान इसका कैपिटल M है और इसका नाम लिख देते हैं MN। यदि अपने को MN के सापेक्ष क्या करना हो, जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करना हो, और यहाँ देख सकते हो आप लोग MN के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। क्यों? क्योंकि वलय के तल में स्थित, वलय जहाँ है उसी तल में स्थित, और जो स्पर्श रेखीय अक्ष है उसके सापेक्ष, तो वलय के स्पर्श रेखा खींच दी, ये स्पर्श रेखीय इसके अक्ष हो गया, इसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है IMN के। तो समांतर अक्षों की प्रमेय आपको क्या बोलती है? IMN किसके बराबर? IYY डैश प्लस MR स्क्वायर के बराबर। ये इसकी त्रिज्या R है। तो यहाँ से आप देख सकते हो
IMN किसके बराबर, IYY डैश, यानी जो स्पर्शरेखीय तल है उसके सापेक्ष यदि जड़त्व आघूर्ण आप लोग ज्ञात कर रहे हो तो ये जो व्यास के सापेक्ष आप लोग जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कर रहे थे 1/2 mr², इसमें mr² को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जोड़ देते हैं। यहाँ से एलसीएम 2 आ जाएगा, तो ये mr² यहाँ आएगा और ये 2mr², ये बन जाएगा 3/2 mr²। तो तीसरा जो फॉर्मूला है वो कितना आ गया, 3/2 mr²। तो इस तरीके से हमारे पास में 4 फॉर्मूले प्राप्त हो जाते हैं, किसके लिए, वलय के लिए। यदि वलय की बात की जाए तो 4 फॉर्मूले वलय के लिए आप लोगों को याद रखने हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो हम लोगों ने ज्ञात किया था वो वलय के केंद्र से गुजरने वाले तथा तल के लंबवत अक्ष जो था, तल के लंबवत अक्ष जो था उसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात किया था, जो कितना आया था, mr²। उसके बाद में इसी के समांतर लिया था, इसी के समांतर अक्ष लिया था, जो इसके क्या था, समांतर, और कौन सा था, वो स्पर्शरेखीय था, जिसके सापेक्ष कितना आया था, जिसके सापेक्ष अपने ज्ञात किया था mr² + mr², तो 2mr² फॉर्मूला प्राप्त हुआ था। 2mr² लिखा हुआ है यहाँ, 2mr²। और इसी तरीके से जब व्यास के सापेक्ष आप लोगों ने ज्ञात किया तो व्यास के सापेक्ष आया था mr²/2। व्यास के बाद में व्यास के स्पर्शरेखीय आपने खींचा तब कितना आया, 3/2 mr²। तो ये 4 फॉर्मूले जो आपको प्राप्त हुए ये फुल डिटेल के साथ याद रखने। आपको ऐसे मिलेगा कि वलय के तल में स्थित स्पर्शरेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए, तो वो कितना होगा, 3/2 mr² होगा। या आपको मिलेगा वलय के व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए, तो वलय का व्यास तो वलय के तल में स्थित होगा, तो उसमें वो मान कितना आता है, आपको वो मान मिलता है 1/2 mr² या mr²/2। और वलय के केंद्र से गुजरने वाले और तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण पूछे तो कितना आता है, mr² आता है। इसके यदि समांतर कोई तल हो, अक्ष हो, उसके सापेक्ष पूछा जाता तो 2mr² आपको प्राप्त हो जाता है। ये हमारे पास में जड़त्व आघूर्ण के मान है, और किसके लिए मान है, ये वलय के लिए मान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्ताकार चकती का जड़त्व आघूर्ण। अब हमारे पास में अगला जो टॉपिक है वो क्या है, चकती। देखो, फर्स्ट तो अपने को ज्ञात करना होता है, उसके बाद में अपने बस समांतर अक्षों की प्रमेय, लंबवत अक्षों की प्रमेय, इससे लगभग सोल्व कर देते हैं कि बाकी जो हमारे पास में बस्ती आकृति है उनके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान किस प्रकार से अपने आएगा। आपकी जो बुक है NCERT की, उसमें आपको ये मिलेगा, कहाँ मिलेगा, एक तो जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं वहाँ एग्जाम्पल के रूप में आपको मिल सकता है, या जो लास्ट में प्रश्न दिए हुए वहाँ पर आप लोगों को ये मिल सकता है। उसके अलावा फॉर्मूलों की सिर्फ टेबल बनाई गई है और थ्योरी के अंदर आपको बताया गया है लिख करके कि किस तरीके से ये मान आप लोगों को ज्ञात करने पर ध्यान रखना। एग्जाम के अंदर आपको इसका डेरिवेशन पूछा जा सकता है, तो डेरिवेशन आप लोगों को याद रखनी है। देखिए अपना टॉपिक अगला, वर्ताकार चकती का जड़त्व आघूर्ण। वर्ताकार चकती का जड़त्व आघूर्ण। नेक्स्ट टॉपिक अपना वृत्ताकार चकती का जड़त्व आघूर्ण। वर्ताकार चकती का यदि हम लोगों को जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना हो तो किस तरीके से हम लोग वर्ताकार चकती का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो वही शर्त लेंगे जो अपने वलय के लिए ली थी। ध्यान रखो कि आप लोग ये चारों जो शर्तें हैं इन्हीं के लिए अपने जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अपने इसमें आ जाएगा चकती के केंद्र से गुजरने वाली, चकती के केंद्र से गुजरने वाली, चकती के केंद्र से गुजरने वाली तथा इसके तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। तो अब अपने वलय की बजाय क्या लेनी है, एक
शक्ति लेनी है और शक्ति के लिए आपको जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। कहाँ करना है? तो सबसे पहले आपको इसके केंद्र से गुजरने वाला जो तल है उसके लिए जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले अपनी एक शक्ति की कल्पना करेंगे। सबसे पहले एक शक्ति की कल्पना करेंगे कि हमारे पास में इस तरीके से क्या है, एक शक्ति है, ये उस शक्ति का केंद्र है और ये वो अक्ष है ZS जो इसके तल के लंबवत गुजर रहा है और इसी के सापेक्ष आप लोगों को क्या करना है, जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। ये जो अपने साइड में बना रहे हैं इससे बता रहे हैं कि ये अपने पास में किसका डायग्राम है, ये शक्ति का डायग्राम है। अपने सामने से इसे देख रहे हैं तो सामने से आप लोग जब किसी शक्ति को देखोगे तो कुछ इस प्रकार की आपको दिखाई देगी। ठीक है, ये हल्की हल्की इसकी मोटाई बना रहे हैं। जैसे आपके पास में ये कोई शक्ति है, वर्ताकार आकृति शक्ति है ये, ठीक है, और सामने से इसे देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का डायग्राम इसका दिखाई देगा। और ध्यान रखना है, शक्ति जो होती है वो कंप्लीट, इसके अंदर जो धातु होती है वो कंप्लीट होती है। जैसे प्लेट होती है अपने पास में, उस प्लेट के समान होती है ये, ठीक है, अंदर से खाली नहीं होती है ये। जैसे रिंग तो अपने सिर्फ जो इसके बाहर की परिधि थी, परिधि पर द्रव्यमान था, परंतु शक्ति जो होती है उसमें कंप्लीट में क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो शक्ति जो होती है वो कंप्लीट क्या होती है, द्रव्यमान से युक्त होती है। सम्मित रूप से कंप्लीट शक्ति में क्या होता है, द्रव्यमान वितरित होता है। और अपने ये मान लेते हैं कि ये जो शक्ति है इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है। तो कैपिटल R त्रिज्या की और कैपिटल M द्रव्यमान की हमारे पास में क्या है, कोई एक शक्ति है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है और द्रव्यमान कितना है, कैपिटल M है। और इस शक्ति के अंदर अपने क्या करते हैं, इस शक्ति के अंदर अपने जो Z और ZS है इसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। इसलिए इसके केंद्र से स्मॉल x त्रिज्या और dx चौड़ाई की वलय की क्या कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि ये जो आपके पास में शक्ति है इसके अंदर स्मॉल x त्रिज्या और dx चौड़ाई जो है उसकी क्या है, एक वलय है। तो यहाँ एक वलय है, इस तरीके से यहाँ क्या एक वलय है और ये जो वलय है इस वलय की त्रिज्या मान लेते हैं कितनी है, स्मॉल x है, और ये जो मोटाई इसकी ले रहे हैं, ये वाली मोटाई, ये कितनी है, dx है। तो dx इसकी मोटाई है और x क्या है, इसकी त्रिज्या है। द्रव्यमान मान लेते हैं, ये जो हम लोगों ने मान रखा है इसका द्रव्यमान कितना है, dm है। ये जो अपने वलय ले रखी है इस वलय का द्रव्यमान कितना है, dm है। ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा वलय के क्षेत्रफल के बराबर, वलय का क्षेत्रफल गुना सिग्मा के बराबर। सिग्मा यहाँ क्या है, यहाँ सिग्मा शक्ति के पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान है, शक्ति के पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान, शक्ति के पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान। मान लिया कितना है, सिग्मा एकांक क्षेत्रफल का है तो कितना, सिग्मा इक्वल m बटा a यानी m बटा पाई r स्क्वायर हम लोग इसे लिख सकते हैं, सिग्मा इक्वल m बटा पाई r स्क्वायर। ये क्या है, इसके एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान है। आगे बढ़ते हैं, dm की बात करते हैं कि dm किसके बराबर है, तो ये dm बराबर है वलय के क्षेत्रफल गुना सिग्मा के बराबर। ये शक्ति के एकांक क्षेत्रफल का है, इसको यदि वलय के क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई कर देंगे सिग्मा को तो आपको द्रव्यमान मिल जाएगा जो किसका होगा, इस वलय का होगा। तो सबसे पहले वलय का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपको वलय की परिधि देखनी पड़ेगी, कितनी है, 2πx है, और इस परिधि को इसकी मोटाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2πx को dx से मल्टीप्लाई किया और साथ में किससे मल्टीप्लाई किया, सिग्मा से किया। तो 2πx dx इंटू सिग्मा, ये क्या है, इस शक्ति का द्रव्यमान है। अब ZS अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण यदि अपने को ज्ञात करना है तो अपने लिखेंगे ZS अक्ष के सापेक्ष, ZS अक्ष के सापेक्ष वलय का जड़त्व आघूर्ण, वलय का जड़त्व। ध्यान रखना, शक्ति का अपने क्या कर रहे हैं, जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कर रहे हैं और वलय का जड़त्व आघूर्ण पहले जो ज्ञात कर चुके हैं उसे काम में ले रहे हैं। तो अब अपना di जो है इस वलय का जड़त्व आघूर्ण आएगा, किसके बराबर आएगा, तो तल के लंबवत गुजरने वाले x के सापेक्ष mr स्क्वायर हम लोगों ने लिखा था, तो m की जगह तो आएगा इसका द्रव्यमान और जो r स्क्वायर है उसकी जगह आएगी
इसकी त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी है इसकी x है, तो ये आएगा डी आई इक्वल dm का मान 2πx dx और सिग्मा इंटू एक्स स्क्वेयर। तो डी आई बराबर 2π x क्यूब dx और सिग्मा कितना 2π x क्यूब और dx और साथ में कितना आएगा सिग्मा आएगा, ठीक है, यानी 2π सिग्मा भी आप लोग इसे लिख सकते हो। और यदि आप लोग संपूर्ण शक्ति का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करो, संपूर्ण शक्ति का जड़त्व आघूर्ण, तो ये जो आपके पास में समीकरण है, ये इस समीकरण का आपको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। जो डी आई का मान है, इस डी आई के मान को आपको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा, और समाकलन करने पर आपको इसका कंप्लीट जो जड़त्व आघूर्ण है वो प्राप्त हो जाएगा। तो ये समाकलन आप लोगों को करना पड़ेगा जो यहाँ है, तो इसे लिखोगे 0 से कहाँ तक, कैपिटल R तक, तो 0 से कैपिटल R, और यहाँ लिखा 2π सिग्मा और x क्यूब और dx। इसमें से ये तो क्या है, कांस्टेंट है, तो i का जब मान ज्ञात करोगे तो देखिए सबसे पहले आप लोग i का मान ज्ञात करते इसमें क्या लिखोगे, आप लोग इसी को लिखोगे 2π सिग्मा और क्या बचा x की क्यूब dx, कहाँ से कहाँ तक, 0 से r तक, तो i इक्वल 2π सिग्मा x की क्यूब का कितना, x की पावर 4/4 0 से r, समाकलन किया है इसका, ये है i इक्वल 2π सिग्मा और ऊपर वाली लिमिट रखोगे r4/r, नीचे वाली लिमिट तो 0 है इसकी, ठीक है, तो ये कितना बना, ये बना 2π और साथ में क्या आ जाएगा आपके सिग्मा और r4/2 आ जाएगा, ठीक है, r4/4 आ जाएगा। तो ये मान जो आप लोगों को प्राप्त होगा, इसे काटने पर 2 बचेगा, देखिए यदि इसे काट देते हो तो ये 2 बचता है, यानी ये आएगा i इक्वल पाई सिग्मा r4/2, ठीक है। सिग्मा जो है, इस सिग्मा का मान आपके पास में ये रहा m/πr स्क्वायर, तो आपने रखा i इक्वल पाई r4/2 को तो पहले एक साइड कर दिया आपने, और सिर्फ किसका मान रखा, सिग्मा का, कितना है m/πr स्क्वायर, कितना है सिग्मा का मान m/πr स्क्वायर, पाई से तो पाई कैंसिल, mr से 2 पावर कैंसिल, तो i इक्वल बचता है आपका mr²/2, क्या बचता है mr²/2 बचता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो शक्ति आपके पास में है उस शक्ति के लिए जड़त्व आघूर्ण आप लोग ज्ञात कर रहे हो, और कहाँ ज्ञात कर रहे हो, शक्ति के केंद्र से गुजरने वाले और तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष आप लोग जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात कर रहे हो। तो उस जड़त्व आघूर्ण का मान कितना आ जाएगा, उस जड़त्व आघूर्ण का मान आ जाएगा I इक्वल, जैसे ये आपके पास में शक्ति है, ठीक है, और ये क्या है, इसका लंबवत अक्ष है ZZS, इस ZZS अक्ष के सापेक्ष आप लोग जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कर रहे हो, और ये मान रहे हो कि इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है, और इसका द्रव्यमान कितना है, कैपिटल M है, और केंद्र क्या है, O है। तो जो ZZS अक्ष है उसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कितना आएगा, वो आएगा I इक्वल mr²/2, ठीक है, कितना आएगा, ये ZZS अक्ष है, यहाँ लिख देता हूँ इसे, तो ये कितना आएगा mr²/2 आएगा, जो इस फॉर्मूले में हम लोगों ने इसे प्रूव कर रखा है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसे सोल्व कर सकते हो। सिग्मा का मान यहाँ आते ही सिग्मा का मान रख देना, ये कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा का मान कितना है आपके पास में m/πr² है, तो इस तरीके से ये कुछ एक मान कैंसिल हो गए, पाई के और r की पावर 4 जो है वो 2 से कैंसिल हो गई, 2 बचेगा, तो mr²/2 आपके पास में टोटल मान आ जाएगा, ठीक है। कल अपने क्या करेंगे, ये जो अक्ष खींचा है इसके समांतर अक्ष लेंगे, उसके सापेक्ष ज्ञात करेंगे, और ये जो शक्ति है इसके तल में जो स्थित है, यानी जो इसका व्यास है, उस व्यास के सापेक्ष भी हम लोग क्या करेंगे, जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करेंगे। तो एक तो व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, एक जो आपने अक्ष ले रखा है इसी के स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष क्या करोगे, आप लोग जड़त्व आघूर्ण का मान जो है वो ज्ञात करोगे। तो ये तो अपना mr²/2 है, उसे आप लोग सोल्व करके देखोगे, ठीक है। आप लोग ट्राई करके देखना, नेक्स्ट वीडियो आए उस तक आप लोग एक तो क्या करोगे, इसके स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करोगे, यानी ये जो लाइन है इसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करोगे, बिल्कुल आसान है, समांतर अक्षों की प्रमेय लगाना, ये आपके पास में समांतर अक्षों की प्रमेय लगाती है, आपको इसका आंसर मिल जाएगा, इस अक्ष को कोई नाम लिख देना, ठीक है। और दूसरा व्यास के सापेक्ष और व्यास के बीच स्पर्श रेखीय अक्षों के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कर